नमस्कार दोस्तों। आज आधुनिक भारत के इतिहास का ये 10वां पार्ट है, जिसमें हम सभी लोग वन नायरन जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का देखेंगे। और इससे पहले 9 पार्ट जो है आधुनिक भारत के इतिहास के आपके एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं। तो जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों वो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। 10 पार्ट में हम लोग आज वन लाइनर कवर करेंगे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वन लाइनर, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, इससे रिलेटेड जो वन लाइनर हैं, साथ ही साथ प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन तथा द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे रिलेटेड हम लोग वन लाइनर कवर करने वाले हैं इस पार्ट 10 में। और पार्ट 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को ज़्यादा मिलते हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास से, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। और ये हमारा 10वां पार्ट है। साथ ही साथ 2-3 पार्ट में और वीडियो आएगी, बस हमारा जो है एनसीईआरटी ऑनलाइनर सार संग्रह कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे रिलेटेड भी सबकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है एनसीईआरटी सार संग्रह की। तो जो लोग वहाँ जाना चाहें प्लेलिस्ट के माध्यम से, या इसमें लिंक भी दी हुई है वीडियो में, तो आप इससे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग कवर करते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो ये अधिकार दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो यानी लाहौर अधिवेशन। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था गुजरात से, जो कि दांडी के गुजरात से इसे प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा यात्रा कंप्लीट कब हुई, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च यात्रा के नाम से भी जानते हैं। अक्सर पूछ लेता है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया, 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब जो यात्रा है वो कब खत्म हुई, तो 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के जो नेता बनाए गए, आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, ये कई बार आरओ यूपी टेस्ट में पूछा गया है। तो अब्बास तैयब जी, यानी नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी, उसी समय जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद नेतृत्व का जो कार्यभार संभाला वो अब्बास तैयब जी ने संभाला। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने इस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया। तो ये ठहराया था वेब मिलर को, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेब मिलर वो विदेशी पत्रकार थे जिनको महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर अंग्रेज कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे। तो ये थे जो है यरवदा जेल में उस समय। और इसी से रिलेटेड और फैक्ट है हमारा, वो ये कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन को प्रारंभ किया। कई बार पूछा गया लाल कुर्ती आंदोलन को किसने प्रारंभ किया, तो इस आंदोलन को प्रारंभ किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। साथ ही साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो ये इसका मेन जो है उद्देश्य था।
और आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि आचार्य जो विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। तो आचार्य जो विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए और ये शामिल हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। सबसे ज्यादा यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ तो असफल के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया गांधी जी ने। और अगला पॉइंट कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो जो इसका मेन आंसर है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है प्रसिद्ध पेशावर कांड का जो नायक था वो कौन था। तो वो नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये पेशावर कांड के नायक थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा जो है की थी। किसने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एकदम दांडी यात्रा की जैसी यात्रा इन्होंने आरंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिया तरंग आंदोलन, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रभावती जो देवी थी वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती देवी ये चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है उस क्षेत्र की जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था। तो ये जो है भाग था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। आगे हम लोग देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता से रिलेटेड वन लाइनर, और इसमें हमारा जो है दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता, ये जो कि दूसरा इसका नाम है दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को ये प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। तो गांधी इरविन समझौते में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किए जाने का जो है प्रस्ताव था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो राइट जो हमारा इसका आंसर होगा वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन और एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बंबई से लंदन गए थे। और किस जलयान से गए थे? तो उस जलयान का नाम था एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे, और वह लंदन के जो है किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो कहाँ ठहरे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे। और किस जलयान से गए? तो एस राजपुताना नामक जलयान से गए, और बंबई से लंदन की इन्होंने यात्रा की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। तो ये हमारा महात्मा गांधी हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था। तो लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन, अगर लंदन की बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भारतीय नेता ने भाग लिया उसका नाम है मौलाना जो है मोहम्मद अली, और द्वितीय में महात्मा गांधी। और नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व किया था वो केटी पाल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर केटी पाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान
विंस्टन चर्चिल चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से भी संबोधित किया। तो अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और ये कब कहा गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा गया था। तो ये इससे रिलेटेड थे। आगे हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन कौन कब कहाँ हुए। तो पहला है जो सम्मेलन दिया है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस मुद्दे पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जो है ये असफल रहा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तेज बहादुर जो सप्रू थे वो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। आगे हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन जो है, इरविन तथा गांधी यानी गांधी इरविन समझौता, जो कि 2 महात्मा, गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो गांधी इरविन समझौते को जो है कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ उसमें स्वीकार किया गया। कराची अधिवेशन 1931, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1931 में हुआ। और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को जो है स्वीकार किया गया। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट से रिलेटेड वन लाइनर, और इसमें दिया हुआ है कि जो सांप्रदायिक पंचाट है की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रामजे मैकडोनाल्ड ने किया था, और ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय के। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हरिजनों अर्थात दलितों के लिए अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। और अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जो आमरण अनशन है, पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है प्रारंभ किया था सांप्रदायिक पंचाट के समय। सांप्रदायिक पंचाट के समय में अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। और नेक्स्ट है कि BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो BR अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य जो है पूना समझौता हुआ। NCERT ऑनलाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, चाहे वो ऑल कंपटीशन के लिए और आपके सभी टॉपिक की PDF जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जा कर के सब कुछ देख सकते हैं। बस ये हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये भी कंप्लीट होने वाला है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दलित वर्गों का जो संघ है, दलित वर्गों का संघ ये किसने स्थापित किया? तो ये भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये इन्होंने एक संघ बनाया जो कि दलित वर्गों का संघ था, और इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट है पूना पैक्ट से रिलेटेड वन लाइनर हम लोग देखते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए क्रमशः जो है 71 एवं 148 सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए तो सांप्रदायिक अवार्ड 71 और पूना पैक्ट में 148 सीटें दी गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की
भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिड़ला को पहला अध्यक्ष बनाया गया हरिजन सेवक संघ का। अगला है कह रहा पूना समझौता। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो ये की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। अर्थात पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी पूना समझौता के बाद। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगला पॉइंट है कह रहा दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? तो दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से संबोधित किया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा इसे हरिजन जो है शब्द से संबोधित किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं जो है वन लाइनर, और इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया? तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। कई बार पूछा गया भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान रखिएगा। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में जो प्रांतीय चुनाव है वो किस वर्ष संपन्न किया गया था? ये संपन्न किया गया था 1937 में। इन प्रांतीय चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सबसे पहले 1937 में जो है संपन्न किया गया। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो कुल कितनी थी? तो वो 5 थी, यानी 5 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में सरकार थी 1937। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर के संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, उसमें 11 प्रांतों में डिवाइड था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस ने कुल 28 माह तक शासन किया। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 28 माह। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरपुरा अधिवेशन हुआ जो कि गुजरात में हुआ, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। कई बार ये पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की जो कि गुजरात में है। और सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1938 में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितार मैया को पराजित किया था? तो ये किया था त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था। तो पट्टाभ सीतारमैया को जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इन्हें चुनाव से पराजित कर सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसे त्रिपुरी अधिवेशन भी कहते हैं 1939। नेक्स्ट है कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन बना? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो उसके बाद बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल की स्थापना की? तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। और आगे है कि लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त
करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, और ये हुआ था 8 अगस्त 1940 को, और इसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। आगे है कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी, और इसको देख लेते हैं कि इसके जो संस्थापक थे वो योगेश चंद्र चटर्जी थे। इसकी स्थापना हुई 19 मार्च 1940 को, जो कि बंगाल में हुई थी, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में जो है समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। साथ ही साथ हम लोग आगे देखते हैं, और अगला जो हमारा है वो पॉइंट वो ये कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन एक साथ देख लेते हैं। 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, और प्रांतीय चुनाव में तथा उनके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, तो प्रांत एक तरफ और एक तरफ प्रधानमंत्री। असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला को बनाया गया, बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्णा को बनाया गया, साथ ही साथ बंगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वह फजलुल हक को बनाया गया, और उड़ीसा के प्रधानमंत्री को बी एन दास को बनाया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत के जो प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब को बनाया गया, और साथ ही साथ जो संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया, और मध्य प्रांत का जो प्रधानमंत्री है ए.एन.बी. खरे को बनाया गया। बम्बई के बी.जी. खरे को, और मद्रास सी राजगोपालाचारी को, सिंध क्षेत्र के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो अल्लाह बख्श को बनाया गया, और पंजाब प्रांत के जो प्रधानमंत्री वो सिकंदर जो है हयात खां को बनाया गया। तो ये था 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हो और उसके प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए, वो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1934 में जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो संयोजक है वो कौन था, तो वो संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं आगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं वह जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने, तो वित्त विभाग के प्रमुख रफी अहमद किदवई को बनाया गया। आगे है कि कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रमुख नेता था वो कौन था, तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया। साथ ही साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है वो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पटना में वर्ष 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक 1934 में हुई, कहाँ हुई, पटना में हुई। आगे हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में किया गया। उद्देश्य इसका था कि सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। और इसके अन्य सदस्य की बात करें तो देवव्रत विश्वास जो कि महासचिव थे, विशंभर दयाल त्रिपाठी ये राष्ट्रीय महामंत्री थे, तथा स्वामी सहजानंद इसके अन्य सदस्यों में शामिल थे। अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड जो वन लाइनर है उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ ये 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय जो भारत का वायसराय थे वो कौन थे, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो थे। और ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व किस कब प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर 1939 को। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिन लिथगो थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया, तो जो लॉर्ड लिन लिथगो थे इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित किया था, और वो घोषित किया था 17 अक्टूबर 1939 को। तो 17 अक्टूबर 1939 को उन्होंने घोषित किया। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को जो है विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के बाद त्याग पत्र दे दिया। साथ ही साथ ये चूंकि जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र के घोषित किया था, और
उसके बाद जो है 28 माह शासन चला और उसके बाद त्यागपत्र कांग्रेस पार्टी ने दे दिया। आगे हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था या जब शुरू हुआ उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन जो है चर्चिल उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो उस समय की जो रणनीति थी वो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का जो है सहयोग करना अन्यथा सहयोग न करना। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी? 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में। साथ ही साथ हम लोग आगे पॉइंट और देख लेते हैं और अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। और आगे हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था लाहौर अधिवेशन 1940 में। यानी मुस्लिम लीग की जो अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है वो सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के अनुसार पाकिस्तान जो दिवस है वह मनाया गया था वो जो है 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने जो है अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए किए जाने का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया जा रहा था। यानी भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया और साथ ही साथ अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इन्हीं दोनों को जो है विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रथम सत्याग्रही पूछा गया और पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे थे महात्मा गांधी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो पहले सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को चुना गया था। और साथ ही साथ अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो द्वितीय सत्याग्रही जो चुना गया था वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, न कि महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो द्वितीय सत्याग्रही
नेता चुना गया हो, जवाहरलाल नेहरू और पहला विनोबा भावे को। ये कई बार जो है क्वेश्चन आर यूपीपीसी में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित जो गवर्नर जनरल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बनते हैं और वन लाइनर भी, कूट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एक तरफ घटनाक्रम दिया हुआ, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिया हुआ। यानी जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे भारत की। सांप्रदायिक पंचायत घटना के समय जो है जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव जब आया उस समय गवर्नर जनरल लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन के समय भारत के गवर्नर जनरल भी लिनलिथगो थे। साथ ही साथ बेबेल योजना जब आई थी, बेबेल योजना के साथ साथ जो है क्रिप्स मिशन हो गया लिनलिथगो, और बेबेल योजना के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेबेल। कैबिनेट मिशन जब आया उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड बेबेल ही थे। माउंटबेटन योजना के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बाल्कन प्लान जब भारत में आया उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये हमारा जो है वो एनसीईआरटी वन लाइनर हम लोगों ने ये 10वां पार्ट कवर किया। अब 2-3 पार्ट और आएगा, बस हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री सब कंप्लीट है। चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देखना चाहे वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो ऑब्जेक्टिव एंशियंट हिस्ट्री चल रही है तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट की चल रही है, भी जो है प्राचीन हिस्ट्री चल रही है 700 प्रश्नों की सीरीज। तो जो वह एनसीईआरटी अगर ऑनलाइन कवर कर ले तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो अपने आप को आंकिए, अपने आप को देखिए कि हम कितने तैयार हैं, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।